कहानी की शुरुआत में हमें कॉबलर यानी मोची दिखाया जाता है जो एक के बाद एक जूता ठीक किए जा रहा था। काम करने में वो काफी तेज था, उसे इस चीज की काफी महारत थी। और ये मोची और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर मैक्स है। जूते ठीक करने के बाद जब वो अपनी दुकान से बाहर आया तो उसकी साथ वाली दुकान जो नाई की थी उसका मालिक वहाँ आता है जो काफी बूढ़ा था। वो मैक्स को कहता है कि बेटा तुम्हारी काफी उम्र हो गई है, ढूंढ लो कोई लड़की और कर लो शादी, कब तक ऐसी अकेली जिंदगी गुजारोगी। इस पर मैक्स जवाब देता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है शादी की, मैं ऐसे ठीक हूँ। जिसके बाद वो दोबारा से दुकान के अंदर जाकर बाकी जूते ठीक करने लग जाता है। जहाँ तभी उसकी दुकान पर एक गुंडा आया जो अपनी जूती पॉलिश करवाने आया था। मैक्स जब उसकी जूती पॉलिश कर रहा था तो वो गुंडे की घड़ी को गौर से देखने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी और कीमती लग रही थी। ये चीज गुंडे ने नोटिस कर ली थी और वो मैक्स से पूछता है, अरे भाई इतने गौर से क्या देख रहे हो, ये मेरे पास एक घड़ी नहीं है बल्कि इसके जैसी ढेर सारी घड़ियाँ मैंने जमा की हुई है जो सारी बहुत कीमती है। वो इतने कीमती है कि मैं उनसे जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी 7 नस्लों को भी। अपने जूते पॉलिश करवाने के बाद वो मैक्स को एक जोड़ी जूतों भी देता है ये कहते हुए कि ये फट गए हैं, इन्हें सिलाई कर दो, मुझे शाम तक चाहिए क्योंकि मैंने इन्हें पहनकर एक पार्टी में जाना है। अब जब मैक्स उसके जूते ठीक कर रहा था तो अचानक उसकी मशीन में चिंगारियां उठने लगी जिससे मशीन में खराबी हो गई और वो बंद हो गई। इस वजह से मैक्स मैकेनिक को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी मशीन अर्जेंट ठीक करवानी है। इस पर मैकेनिक ये कहकर मना कर देता है कि भाई देखो 2-3 दिन तक मैं बहुत मसरूफ हूँ तो इतनी जल्दी तुम्हारी मशीन ठीक नहीं कर सकता। जो सुनकर मैक्स परेशान हो गया क्योंकि उसे कैसे भी करके शाम तक गुंडे के जूते ठीक करके देने थे। तभी उसे याद आया कि बेसमेंट में भी हमारी एक काफी पुरानी मशीन पड़ी है जिसे पहले मेरे डैड इस्तेमाल करते थे, उनसे पहले दादा और फिर उनसे पहले परदादा, यानी वो खानदानी मशीन थी। अब उस मशीन पर जाकर मैक्स गुंडे के जूते आराम आराम से ठीक करने लगता है और वो जूते ठीक करने में कामयाब रहता है। जिसके बाद वो रात भर गुंडे के आने का इंतजार करने लगा पर जब वो नहीं आया तो मैक्स जूतों का नंबर देखता है जो 10:30 था। वो सोचता है ये तो मेरा ही नंबर है, चलो पहन के देखता हूँ। अब जैसे उसने जूते पहने हैरत वो ही गुंडे का रूप ले लेता है। जब उसने शीशे में देखा कि मैं गुंडा बन गया हूँ उसे झटका लगा। अब वो जैसे जूते उतारता है दोबारा से अपने रूप में वापिस आ जाता है। फिर वो जाकर दुकान बंद करता है। वापिस आकर उसने दोबारा जैसे जूते पहने वो फिर से गुंडा बन जाता है। चौंक कर एक जगह पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो 10:30 नंबर के और जूते ढूंढता है जो उसे मिल भी जाते हैं लेकिन जब उसने पहने तो उसका रूप नहीं बदला। अब की बार वो हैरान रह गया ये सोचकर कि ये क्या हुआ, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये जूते पहने से भी मेरा भेस नहीं बदला। उसने जब जहन पर जोर डाला तो उसे याद आया, ओ हाँ मैंने गुंडे के जूते अपनी मशीन से नहीं बल्कि उस पुरानी मशीन से सिलाई किए थे तो शायद उसमें ही कोई जादू है। इसीलिए अब वो किसी और के जूते उसी मशीन से ठीक करता है। टांके लगाकर उसने जैसे जूते पहने वो अब सच में जूतों के मालिक का भेस ले लेता है। जिसके बाद वो कई सारे जूतों को टांके लगाकर उन्हें पहन कर देखता है क्योंकि जब भी उसका रूप बदलता था उसे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में कोई अनोखा खिलौना लग गया हो। वो गलती से एक बूढ़े आदमी के जूते पहन लेता है जिसका चेहरा जख्मी डरावना था। ये रूप लेकर वो जैसे शीशे में देखता है डर की वजह से उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। अब ना जाने उसके दिमाग में क्या आता है, वो एक लड़की की हाई हील्स वाला जूता उठा लेता है। उन्हें टांके लगाकर जब पहनता है तो वो उसी औरत का रूप ले लेता है। जो औरत जवान नहीं थी बल्कि उसकी उम्र थी। अब अपने इस रूप को भी देखकर वो खुश होने लगा था। अब वो एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर नाई की दुकान पर जाता है ये चेक करने के लिए कि वो मुझे पहचानता है या नहीं। पर नाई अंकल तो उसे जरा भी नहीं पहचान पाते जिससे दिल ही दिल में वो खुश होने लगता है। अब वो भेस बदल कर जाता है एक महंगे होटल जहाँ से वो बहुत सारा महंगा खाना ऑर्डर करता है और उन्हें खूब मजे ले लेकर खाता है। और जब बारी आती है बिल देने की तो वो चुपचाप वॉशरूम में जाता है और अपने जूते पहनकर अपने रूप में आ जाता है और बगैर बिल दिए वहाँ से चला जाता है। अब आगे जब वो सड़क से जा रहा था तो उसकी नजर एक अमीर आदमी पर जाती है जिसकी गाड़ी उसे पहले ही नजर में बहुत पसंद आ गई थी। इसीलिए वो उस आदमी का पीछे करने लगता है। वो फिर गुंडे का रूप लेकर उसके पास जाता है और उस अमीर आदमी से पूछने लगता है, भाई आपके जूते का नंबर क्या है। अब वो अमीर आदमी जिस गुंडे से डरता था झट से बता देता है 10:30 है नंबर मेरा। जो सुनकर मैक्स मोची कहता है परफेक्ट है, जबरदस्त, तो अब जल्दी से अपने जूते उतार कर मुझे दे दो वरना यही तुम्हारी जान ले लूंगा। अब वो पहले ही डरा हुआ था इसलिए फौरन ही अपने जूते उतार कर उसे दे देता है। जूते पहनने के बाद उस आदमी का रूप लेकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और रात भर उसकी गाड़ी में सैर करता है। मस्ती से गाड़ी चलाता है क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था। इस वजह से भी वो खुश था क्योंकि अब से पहले वो तो बस आम लोगों के जूते ही पहन चुका था। आगे वो अपने घर जाता है जहाँ उसकी बूढ़ी माँ को देखते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करता था पर आजकल बेचारी बहुत बीमार रहने लगी थी, बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। वो अपनी मोम से पूछता है कि माँ अगर जिंदगी में आपको किसी जैसा बनने का मौका मिलता तो आप क्या बनती। इस पर उसकी मोम जवाब देती है, कुछ भी नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ बनकर ही खुश हूँ, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं आखिरी बार तुम्हारी डैड की शादी नहीं करना पसंद करती। लेकिन
क्योंकि तुम्हारे डैड तो मर चुके हैं तो ये चीज तो मुमकिन ही नहीं। अगले दिन मैक्स जो अपनी दुकान पर था तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसकी दुकान पर आती है अपने दोस्त के जूते ठीक करवाने के लिए। मैक्स उसे देखता ही रह गया, फिर कहता है मैम आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं इन जूतों को एकदम फिट करके रख दूंगा, वो भी बहुत थोड़े ही टाइम में। फिर शाम को लड़की की दोस्त के जूते ठीक करके वो उन्हें खुद ही पहन लेता है और उसके दोस्त का रूप लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है जहाँ वो वॉशरूम में नहा रही थी। तो वो भी अंदर घुस जाता है। अब तभी मैक्स को याद आता है कि अगर ये जूता गलती से भी उतर गया और लड़की ने मेरा असली रूप देख लिया तो मेरा ये खेल खत्म तो होगा ही, साथ ही मैं जेल भी चला जाऊंगा। इस वजह से वो काफी डर गया, जल्दी से वहाँ से भागकर अपनी दुकान पर आ जाता है। यहाँ आज वो अपने डैड के जूतों पर टांके लगाकर उन्हें पहन लेता है और बन जाता है बिल्कुल अपने डैड जिन्हें वो बहुत याद किया करता था और बहुत प्यार भी करता था। फिर अपने बाप का ही रूप लेकर वो घर पहुँचा जहाँ उसकी मोम अपने हस्बैंड को दोबारा जिंदा देखकर हैरान और परेशान रह जाती है, पर वो बहुत खुश भी थी। इसके बाद ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं जो उसकी मोम की ख्वाहिश थी और बहुत सारी बातें भी। फिर मैक्स अपनी मोम को उनके कमरे में सुला देता है और अपने डैड के जूते उतारकर वापस अलमारी में रख देता है। अगली सुबह जब वो अपनी मोम को जगाने गया तो ये देखकर उसे धक्का लगा कि मेरी मोम तो गुजर चुकी है, जिससे वो बहुत टूट गया और उनके पास बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसका इस दुनिया में अपनी मोम के अलावा और कोई नहीं था। वो फिर अपनी मोम का फ्यूनरल करता है, यानी उन्हें दफन वगैरह, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। सब मैक्स को इतना दुखी पाकर उसे सहारा देने के लिए आते हैं। इसके कुछ दिन के बाद जो अपनी दुकान पर गया तो वहाँ गुंडा आकर उस पर गुस्सा करने लगता है, कहने लगा भाई तुम्हारे साथ मसला क्या है, मैं पिछले एक हफ्ते से तुम्हारी दुकान के चक्कर काट रहा हूँ पर हमेशा दुकान बंद होती है, कहाँ थे तुम और मेरे जूते कहाँ हैं, ठीक भी किए या नहीं। जिस पर मैक्स जवाब देता है भाई वो दरअसल मेरी मोम की मौत हो चुकी थी इसलिए मैं दुकान नहीं खोल पा रहा था। गुंडा बोला तो ये बात है, अफसोस हुआ सुनकर, पर अब जल्दी कर मेरे जूते दे। मैक्स बोला अच्छा तो पहले वो पर्ची दो जो मैंने तुम्हें रसीद के तौर पर दी थी। गुंडा कहने लगा पर्ची, कौन सी पर्ची, मेरे पास कोई पर्ची वर्ची नहीं है। मैक्स कहते हैं तो फिर ठीक है, अगर पर्ची नहीं है तो फिर जूते भी नहीं है। ये सुनकर तो गुंडे को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसे धमकाने लगा कि बच्चों अगर तो कल तक मेरे जूते ना मिली तो तुम्हें भी मार कर तुम्हारी माँ के पास भिजवा दूंगा, फिर वहाँ बैठकर बनाते रहना ये पर्ची वर्ची। ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। उसके इस बर्ताव पर मैक्स को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो अपने कस्टमर का रूप लेकर उसका पीछे करने लगता है। अब वो हमेशा अपने पास लोगों के जूते रखता था, इसलिए बार बार बेस बदल कर उसका पीछे करने लगा ताकि गुंडे को उस पर शक न हो। पीछा करते करते उसे पता चला कि ये गुंडा तो बहुत ही खतरनाक इंसान है जो लोगों से मारपीट करके जबरदस्ती पैसे वसूल करता है। अब आगे जब गुंडा किसी काम के सिलसिले में वहाँ से जाता है तो मैक्स उसका रूप लेकर उसके घर में घुस जाता है जहाँ उसे गुंडे की दोस्त मिलती है जो उस पर गुंडा समझकर बहुत गुस्सा करने लगी क्योंकि गुंडे का बर्ताव उसके साथ ठीक नहीं था। तो वो यहाँ से घर छोड़ के चली जाती है। उसके जाने के बाद मैक्स पूरे घर की तलाशी लेता है जहाँ उसे एक ब्रीफकेस मिला जिसके अंदर बहुत सारी गन्स पड़ी हुई थी जो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब उसे नहीं पता था कि इन गन्स में से एक गन करंट का झटका लगाती है जिससे इंसान बेहोश हो जाता है। इस चीज से अनजान वो अपने ही हाथ पर गन को टेस्ट करता है जिससे उसे इतना जोर का झटका लगता है कि वो कई घंटों के लिए वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। काफी घंटों के बाद जब उसे होश आई तो वो जल्दी से गुंडे का रूप लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उसने जैसे दरवाजा खोला सामने असली वाला गुंडा खड़ा था। अब अपने बेरोपिये को अपने ही घर में पाकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे हैरत तो हुई लेकिन वो उस पर झपट पड़ता है, उसे बहुत सारे मुक्के मारता है और जान से मारने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही मैक्स झटके वाली गन से उस पर शूट करता है। गुंडे को भी जोरदार झटका लगा जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर मैक्स जल्दी से उसे रस्सियों की मदद से बांध देता है। आगे जब गुंडे को होश आई तो वो अपने सामने एक बच्चे को पाता है जो जाहिर है और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही था। वो गुंडे से कहते हैं कि देखो भाई मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तो मुझे बस इतना बता दो कि वो तुम्हारी महंगी महंगी घड़ियां कहाँ रखी है। इस पर गुंडा हंसने लगा ये कहते हुए कि मैं तो नहीं बताऊंगा और हाँ बस मुझे यहाँ से निकलने दे, फिर देखना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैक्स हंसते हुए बोलता है पागल हो क्या, तुम रस्सियों में बंधे हुए हो, मुझे मारने के लिए तुम्हें पहले इन रस्सियों से आजाद होना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसी औरत का रूप लेकर दोबारा से गुंडे के पास आया और उसे धमकाने लगता है कि जल्दी बता दो वो घड़ियां कहाँ रखी है वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। इस धमकी से गुंडा थोड़ा घबरा गया, इसीलिए उसे घड़ियों का पता बता देता है कि वो कहाँ है। घड़ियां लेने के बाद मैक्स वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो दरवाजे के सुराग से देखता है कि बाहर भी तो लड़के खड़े हैं जो गुंडे ही लग रहे हैं, इसीलिए वो वापस गुंडे के पास आकर पूछता है ये दोनों कौन है। इस पर गुंडा जवाब देता है कि ये दोनों